वो तुम्हें हमें अपने इस निकम्मे पति को डिवोर्स दे दो आन्या। तुम देख रही हो ना, वो तुम्हें हमें सबको अपने निकम्मेपन से तबाह कर रहा है। अगर तुमने उसे डिवोर्स देकर ध्रुव से शादी नहीं की तो तुम्हारे पापा की जान को कोई नहीं बचा पाएगा। दिल्ली में मौजूद मेहरा फैमिली का लग्जरी विला, जिसकी चकाचौंध हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी, आज जैसे उसकी दीवारों पर टेंशन का रंग चढ़ गया था। मेहरा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी आन्या के ठीक बगल में आयुष दयाल बैठा हुआ था। आयुष की नजर आन्या पर टिकी हुई थी। आयुष ने आन्या के कंधे को धीरे से सहलाते हुए कहा, देखो आन्या, अगर तुम अपने उस निकम्मे निठल्ले पति को अभी तलाक दे दो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं और तुम्हारी कंपनी में 10 करोड़ इन्वेस्ट भी कर दूंगा। तुम्हारे पापा के इलाज में भी जितने पैसे खर्च हो रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी मेरी होगी। आयुष की बातें आन्या को कांटे की तरह चुभ रही थी। उसने धीरे से कहा, आयुष, बार बार वही बात दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ। अभी आयुष आन्या की इस बात का कोई जवाब देता, उससे पहले ही हाथ में चाय की ट्रे लिए आन्या की माँ मोहिनी मेहरा आन्या और आयुष के सामने आई। उन्होंने चाय की ट्रे टेबल पर रखी और आन्या को घूरते हुए देखकर कहा, मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ तुम ही हो ना आन्या? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा के इलाज में पिछले 2 साल से हम इतने पैसे लुटा चुके हैं कि अब हमारा सड़क पर आना तय है। अस्पताल के बिल पेंडिंग है और उसके बावजूद भी तुम इस तरह की बात कर रही हो। आन्या की माँ मोहिनी न जाने ये बात कितनी बार दोहरा चुकी थी। अब आन्या से बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। माँ, आप बीच में मत बोलो, मैं बात कर रही हूँ ना। अभी आन्या का गुस्सा पूरी तरह से उसकी माँ पर उतरा भी नहीं था कि हाथों में सब्जी का बैग लिए आन्या का पति विराट घर के अंदर आया। उसने आयुष को आन्या के ठीक बाजू में बैठे देखा। वहीं आन्या की माँ मोहिनी की नजर जैसे ही विराट पर पड़ी, उसका पारा और चढ़ गया। उसने चीखते हुए विराट से कहा, तुम यहाँ खड़े होकर मेरी बात क्या सुन रहे हो? सब्जी बाजार से लाकर एहसान नहीं कर दिया, ले जाकर किचन में रख दो। जब से मेरी बेटी की जिंदगी में आए हो सब कुछ तबाह कर दिया है। अकेली लड़की पूरा बिजनेस कैसे संभाले? तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। विराट ने अपनी सास को कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सब्जी का थैला ले किचन के अंदर चला गया। आयुष का दिमाग वैसे भी विराट को देखकर खराब हो चुका था। उसने आखिरी बार आन्या से अपनी दमदार आवाज में पूछा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हारा क्या फैसला है? मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं आन्या, और ये बात तुम जानती हो। तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत लड़की इस निकम्मे के साथ अच्छी नहीं लगती। और तुमने इसकी शक्ल देखी है? न पैसा है, न अक्ल है, न शक्ल। रोड साइड फकीर से ज्यादा ये निकम्मा और कुछ नहीं है। आन्या ने आयुष की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इससे नाराज हो वो उठकर जाने लगा। आयुष के साथ साथ आन्या की माँ मोहिनी भी नाराज हो गई। वो भी उठकर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जाते जाते मोहिनी ने बड़बड़ाते हुए किचन में खड़े विराट को देखकर कहा, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ तुमसे, छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा। आयुष के साथ इसकी शादी हो गई तो इसके साथ साथ हम सबकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि तुम जैसे निकम्मे से उम्मीद करना भी बेवकूफी होगी। विराट खामोश रहा। इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। ड्राइंग रूम में लगे मिरर के सामने खड़े होकर विराट अपने आप को देख रहा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर सोफे पे बैठी आन्या की तरफ देखा और मन ही मन खुद को समझाते हुए कहने लगा, ठीक ही तो कह रहे हैं सब, मुझे आन्या के रास्ते से हट जाना चाहिए। मैं किसी भी तरह से आन्या के कंपैटिबल बिल्कुल नहीं हूँ। विराट की आंखों में आंसू आ गए। शीशे में अपना चेहरा देखते विराट ने आंसू पोंछे और तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत की ओर चला गया। छत का दरवाजा बंद कर वो जमीन पर ही बैठ गया और फूट फूट कर किसी बच्चे की तरह रोने लगा। कुछ पल बाद खुद को संभालते हुए विराट ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली। तस्वीर विराट की ही थी, लेकिन उसमें मौजूद विराट बहुत ज्यादा हैंडसम, डैशिंग और स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। जबकि इस वक्त जो विराट सबके सामने था, उसकी चेहरे की कमजोरी, उसके झुके हुए कंधे उसे एक लूजर की तरह दिखाते थे। तस्वीर को देखते ही विराट फूट फूट कर फिर से रोने लगा और रोते हुए उसने ऊपर देखकर कहा, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं इस घर को छोड़कर जाऊं भी तो कहां जाऊं? 5 साल से बस इनकी ये बातें सुन रहा हूं और आन्या के आंसू देख रहा हूं। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? क्या है मेरी असलियत? मुझे वो धुंधला सा चेहरा क्यों दिखाई देता है? कौन है वो बूढ़ा आदमी जिसने आन्या के साथ मेरी शादी करवाई थी? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? आज ये आंसू और गम विराट को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। रोते रोते वो इस हद तक इमोशनल हो गया था कि उठकर अपना सर दीवार से पीटने लगा। उसने दीवार से सर पीटते हुए कहा, बस बहुत हुआ। जो लड़की पूरी दुनिया में मेरी थोड़ी सी परवाह करती है, मैं उसके दुख की वजह नहीं बन सकता। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। आन्या भी मेरी इस बुजदिली से तंग आ चुकी है। इस बार विराट ने अपना सर जोर से दीवार पर मारा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सर की नसें फट गई हों। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। अचानक विराट को महसूस हुआ जैसे आसमान से बिजली सीधे उसके सर पर गिर रही हो। शाम से रात हो गई थी। विराट की दर्द और चीख सुनने वाला उस विला में कोई नहीं था।
क्योंकि सब आन्या के पापा संजय मेहरा को देखने अस्पताल गए हुए थे। विराट जमीन पर ही लेट गया और तड़पते हुए जोर जोर से चीखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी, पर उसका दिमाग उसके बस में नहीं था। अचानक जैसे एक आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। तुम न ही कमजोर हो, न बदसूरत, तुम्हारे पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। तुमसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं था, तुमसे ज्यादा खूबसूरत भी शायद इस शहर में कोई नहीं था। विराट अपने कानों में गूंज रही उस आवाज को सामने ढूंढने लगा। उसे अपने कानों में एक तेज झुंझुनाहट महसूस हो रही थी। वो वहीं पर बेहोश हो गया। इधर आन्या अपनी मां के साथ अस्पताल में खड़ी हुई थी। डॉक्टर ने आन्या को समझाते हुए कहा, पिछले 1.5 साल से तुम अपने फादर के इलाज में न जाने कितने पैसे लगा चुकी हो, लेकिन कभी कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई। अब उनकी किडनी भी फेल हो चुकी है, हमें ऑपरेशन करना होगा। आन्या, तुम जल्द से जल्द 15 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा दो। मोहिनी फूट फूट कर रोने लगी। आन्या ने खुद को संभालते हुए आंसू पोंछकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, मैं पैसे का इंतजाम जल्द से जल्द कर लूंगी। आन्या, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, पर यह हॉस्पिटल है, यहाँ ऐसे काम नहीं होता। तुम्हें पैसे जमा करने होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे हॉस्पिटल का पिछला बिल भी पेंडिंग है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें मेहरा जी का इलाज बंद करना होगा। इतना सुनते ही मोहिनी परेशान हो गई। ऐसा कुछ मत करिए, हम पैसे जमा कर देंगे। मोहिनी इतना कहकर तुरंत आन्या की तरफ पलटी। उसने आन्या के दोनों कंधों पर हाथ रख जैसे मदद की गुहार लगाई। अब सिर्फ तुम ही कुछ कर सकती हो। आयुष को फोन करो, उससे कहो कि हमें पैसे की जरूरत है और तुम शादी के लिए तैयार हो, वरना अपने पिता की मौत का कारण तुम बनोगी, सिर्फ तुम। मोहिनी ने आन्या का फोन जबरदस्ती उसके हाथ से लिया और आयुष का नंबर डायल कर आन्या के हाथों में पकड़ा दिया। आन्या फोन में बजती रिंग सुन रही थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश इस वक्त कोई जादू हो जाए, उसके पापा की हॉस्पिटल की फीस भी जमा हो जाए और उसे ध्रुव से बात भी न करनी पड़े। पर आज भगवान ने उसकी नहीं सुनी, बल्कि भगवान तो पिछले कुछ सालों से आन्या की नहीं सुन रहे थे। फोन पर सामने से आवाज आई, हेलो। इतना सुनते ही आन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। आन्या समझ नहीं पा रही थी कि वो ध्रुव से क्या कहे और कैसे कहे, कैसे उससे पैसों की बात करे। सामने से आवाज ना आने पर ध्रुव ने एक बार फिर कहा, हेलो आन्या, तुम ठीक हो? क्या हुआ? हेलो। आन्या की मां मोहिनी सामने ही खड़ी थी। वो जानती थी कि ध्रुव फोन उठा चुका है। उन्होंने आन्या को घूरते हुए देखा और धीरे से कहा, बोलो आन्या, बात करो, मदद मांगो प्लीज। आन्या जानती थी कि इसके अलावा अब उसके पास कोई चारा नहीं है। उसने एक लंबी सांस ली और ध्रुव से बात की। हेलो ध्रुव, कुछ भी ठीक नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि पापा के बहुत से ऑर्गन खराब हो गए, उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। एक मेजर ऑपरेशन होगा और बिना पैसों के ऑपरेशन नहीं हो सकता। बाकी हमारी कंडीशन तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ आन्या, तुम चिंता मत करो, मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में रास्ते में ही हूँ। ध्रुव को तो जैसे हुक्म का इक्का दिख गया। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो जा रहा था अपने ऑफिस की तरफ, लेकिन उसने यू टर्न लिया और गाड़ी तेजी से हॉस्पिटल की ओर मोड़ दी। ध्रुव तेजी से आगे बढ़ रहा था। इधर आन्या के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। ध्रुव के आने पर वो कैसे मदद मांगेगी, सोच सोचकर उसका बुरा हाल हो रहा था। इस बीच आन्या की मां मोहिनी ने आन्या को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, देखो आन्या, हमने तुम्हें बचपन से बहुत लाड दुलार से पाला है और अब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें ध्रुव से मदद मांगनी होगी। जाहिर सी बात है, ध्रुव इसके बदले तुमसे शादी की बात करेगा। तुम्हें ध्रुव से शादी करनी ही होगी। इतना कह मोहिनी हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी। आन्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने दौड़ते हुए अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रोका। अब कहाँ जा रही है माँ? रुकिए प्लीज, ध्रुव आता ही होगा। ध्रुव मेरे लिए नहीं आ रहा आन्या, वो तुम्हारे लिए आ रहा है। अब सब कुछ तुम्हें हैंडल करना है। थोड़ी देर में तुम्हारी छोटी बहन यहाँ आ जाएगी, वो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में ही रुकेगी। मैं घर जा रही हूँ। मोहिनी वहाँ से तुरंत निकल गई। मोहिनी ड्राइवर के साथ घर की ओर जा रही थी और घर की छत पर विराट सो रहा था। जैसे जैसे धूप की तपन थोड़ी तेज हुई, विराट की आंख खुली। उसने देखा कि वो अभी भी छत पर पड़ा हुआ था। उसका सर भारी हो रहा था। वो उठा और उठकर नीचे आया। विराट ने देखा पूरा घर खाली है। उसने अपने लिए एक कप कॉफी बनाई और बैठकर कॉफी पीने लगा। वो पिछली रात की बात को बार बार दोहराकर समझने की कोशिश कर रहा था। उसके कानों में उस बूढ़े आदमी की आवाज गूंज रही थी। कॉफी खत्म कर वो आईने के सामने खड़ा हो गया और अपने ही गालों को छूकर देखने लगा। आज उसकी आंख के नीचे वो काले धब्बे गायब हो गए थे। कंधे झुके हुए नहीं थे। उसके चेहरे पर एक रौनक थी। विराट बेचैन हो रहा था। तभी अचानक मेन डोर खुला और मोहिनी अंदर आई। मोहिनी ने अपना बैग जोर से सोफे पर फेंका और चीखते हुए विराट से कहने लगी, अगर आज भी आन्या ने ध्रुव को मना कर दिया तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। क्या मतलब? क्या आन्या ध्रुव के साथ है? कहाँ है आन्या? निकम्मा, नकारा,
तू बार बार मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से क्यों लेता है? मेरा सर फट रहा है। जाकर मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाओ। और आज सविता नहीं आई तो घर की सफाई कौन करेगा? कम से कम ड्राइंग रूम ही साफ कर देते तुम। विराट ने मोहिनी से कुछ नहीं कहा। मोहिनी के बर्ताव की उसे आदत हो गई थी। उसे गुस्सा भी नहीं आया। वो किचन में गया, उसने चाय बनाई और लाकर मोहिनी के सामने रख दी। इसके बाद वो सोफे से धूल हटाने लगा, पर उसका ध्यान आन्या की तरफ था। अचानक उसे गुस्सा आया। पर क्यों? आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। वो तेजी से घर के बाहर निकल गया। मोहिनी पीछे से चीखती रह गई। कामचोर, आलसी, छोटा सा काम नहीं होता इससे। 5 साल से बड़े बड़े मुफ्त में खा रहा है। इधर विराट शायद हॉस्पिटल की ओर जा रहा था और उधर ध्रुव आन्या के ठीक सामने खड़ा था। उसके दोनों हाथ आन्या के कंधे पर थे। ध्रुव ने आन्या के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, आन्या, मैं अंकल के हॉस्पिटल का सारा बिल भरने को तैयार हूं, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। आन्या खामोश थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार उसकी नजर आईसीयू की तरफ जा रही थी, जहां उसके पापा एडमिट थे। ध्रुव को गुस्सा तो आ रहा था, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और समझाते हुए आन्या से कहा, आन्या, हॉस्पिटल का बिल 15 लाख है। तुम्हारे कहने पर मैं 5 लाख अभी हॉस्पिटल में जमा कर रहा हूं, पर आगे की रकम तभी जमा होगी जब तुम मुझसे शादी को हाँ कह दोगी। ध्रुव ने रिसेप्शन में पैसे जमा किए और वापस आकर आन्या के गालों पर उंगलियां फेरते हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी समस्या अब हल हो जाएगी, पर तुम्हें मेरे बारे में सोचना है, क्योंकि आगे भी तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अभी आन्या ध्रुव से बात कर ही रही थी। ध्रुव की उंगलियां अभी भी उसके गालों पर थीं कि पीछे से विराट ने उस कॉरिडोर में एंट्री ली। ये देख विराट का दिमाग खराब हो गया। विराट ने कुछ नहीं सोचा, वो तेजी से आगे आया और उसने ध्रुव को धक्का दे दिया। उस कॉरिडोर में एक नर्स, आन्या, विराट और ध्रुव के अलावा कोई नहीं था। अचानक हुए इस धक्के से ध्रुव जमीन पर गिर गया। विराट को देख ध्रुव भी तिलमिला उठा। ध्रुव ने चीखते हुए विराट से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, यू ब्लडी बास्टर्ड। विराट एक बार फिर ध्रुव की तरफ बढ़ने लगा। विराट को न जाने क्या हो गया था। वो ध्रुव को जान से मार डालना चाहता था। आन्या ये देख हैरान हो गई। ध्रुव भी उठकर विराट की तरफ बढ़ने लगा। आन्या दोनों के बीच में आ गई और रोते हुए उसने दोनों को एक दूसरे से दूर धक्का दिया। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। और विराट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? मेरी प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाओ मत। आन्या, पर ये तुम्हें क्या तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है? ध्रुव ने मेरी मदद की है। 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा किए हैं, और अगर तुम्हारी ईगो को जरा भी ठेस पहुंच रही है तो ध्रुव के पैसे लौटा दो। आन्या की बात सुनकर विराट खामोश हो गया। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ध्रुव ने विराट से कुछ नहीं कहा। ध्रुव उसे चिढ़ाना चाहता था, आन्या पर अपना हक जताना चाहता था। उसने एक बार फिर आन्या के गालों पर अपना हाथ सहलाते हुए कहा, इस बेवकूफ के सामने क्या बात करें? आगे हमारी शादी कैसे होगी, इस बारे में सोचना पड़ेगा। आज रात मैं तुम्हारा डिनर पर इंतजार करूंगा। वैसे मैं सोच रहा था कि आज की रात तुम मेरे घर पर आराम से रुक सकती हो, सिर्फ तुम और मैं। 9 PM आ जाना। ध्रुव इतना कहकर मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। ये सुन आन्या के हाथ ठंडे पड़ गए। विराट बौखला उठा, पर वो कुछ नहीं कर पाया। आन्या जानती थी कि न चाहते हुए भी उसे आज रात ध्रुव के घर जाना ही होगा। ध्रुव के जाते ही विराट आन्या पर बरसने लगा। आन्या, तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? तुम नहीं जाओगी उसके घर, कोई डिनर नहीं, कुछ भी नहीं। आन्या वैसे भी ध्रुव की बातों से परेशान थी। विराट की बातें उसे और परेशान कर रही थी। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं उसके घर नहीं जाती। मैं उससे मदद भी नहीं लेती। एक काम क्यों नहीं करते? अभी अभी उसने 5 लाख रिसेप्शन में जमा किए हैं। मेरी जगह तुम उसके घर चले जाओ और 5 लाख वापस कर दो। विराट खामोश रहा। आन्या उसे घूरते हुए देख रही थी। इसी बीच आन्या की छोटी बहन अंशिका बेहरा भी हॉस्पिटल पहुंच गई। उसके हाथों में सिर्फ एक छोटा सा बैग था। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने आन्या को गले से लगा लिया और धीरे से पूछा, दी, पापा कैसे हैं? अब ठीक है ना? आन्या ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी कुछ नहीं पता। एक ऑपरेशन होगा, उसके बाद ही जवाब दे सकते हैं। तुम यहाँ विराट के साथ रुको, मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रही हूँ। आन्या के मुंह से यह बात सुन विराट परेशान हो गया। क्या कर रही हो आन्या? क्या तुम सच में उस ध्रुव के घर जा रही हो, वो भी रात में? और अगर जाना जरूरी है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। प्लीज विराट, कहा ना मैंने, मेरी मुसीबत मत बढ़ाओ। पापा को यहाँ तुम्हारी जरूरत है, यहीं रुको। विराट ने आन्या का रास्ता रोक लिया। आन्या की आंखों से आंसू बहने लगे थे। विराट आंसुओं के सामने कमजोर पड़ गया। आन्या गौर से विराट की तरफ देख रही थी। आन्या को आज विराट कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था, पर इस वक्त उसके लिए पैसे और ध्रुव ज्यादा बड़ी समस्या थी। अंशिका ने देखा कि विराट आन्या को परेशान कर रहा है। वो बीच में आई और उसने चीखते हुए विराट से कहा, मेरी दी का रास्ता छोड़ो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि अब तुम सवाल जवाब करने लगे हो?
विराट कुछ कहता उससे पहले ही आन्या ने इशारे से उसे रोक दिया और तेजी से वहां से चली गई। अंशिका ने मुंह बनाकर विराट की ओर देखा और वेटिंग एरिया में बैठ गई। विराट आईसीयू की छोटी सी खिड़की से आन्या के पापा को देख रहा था। उनके पूरे शरीर पर पाइप लगे हुए थे, मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। इधर आन्या ड्राइव करती हुई अपने घर पहुंची। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर आई, मोहिनी उस पर बरस पड़ी। क्या बात हुई ध्रुव से? क्या ध्रुव ने पैसे जमा किए? तुमने कुछ बताया भी नहीं। ध्रुव ने 5 लाख जमा कर दिए हैं और मुझे आज रात डिनर पर अपने घर बुलाया है। सच में आन्या, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल जाओ, अच्छे से तैयार होकर जाओ और आज ध्रुव से शादी की डेट तय कर लो। बाद में तुम उस विराट को डिवोर्स दे देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्रुव को भी कोई दिक्कत नहीं है। आन्या ने एक बार अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। आन्या की आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे। उसने खुद को संभालते हुए वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। उसकी माँ खुश होते हुए किचन की ओर चली गई। आन्या ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे ही आंसू विराट की आंखों से भी बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आईसीयू के अंदर खड़ा था, जहां कोई नर्स नहीं थी। विराट आन्या के पापा को देख रहा था। उसने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, आपके अलावा उस घर में एक आन्या ही थी जो मुझे पसंद करती थी, लेकिन इन 5 सालों में मैं धीरे धीरे आन्या की नजर में भी गिर चुका हूँ। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। आन्या ध्रुव के पास जा रही है और मेरा दिल बेचैन हो रहा है। विराट की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। रह रहकर विराट ध्रुव और आन्या की कल्पना कर रहा था। विराट दुखी हो गया था। बार बार ध्रुव की वो उंगलियां आन्या के चेहरे पर महसूस कर रहा था। उसे अपने आप से घिन आ रही थी। उसके हाथ कांपने लगे थे। उसके चेहरे पर फिर एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी थी। अभी भी आन्या के पापा मिस्टर मेहरा का हाथ विराट के हाथों में था। विराट की ऊर्जा अब मिस्टर मेहरा के शरीर में घूमने लगी थी। मेहरा जो पूरी तरह से बेहोश थे, ऑक्सीजन पाइप के बिना सांस नहीं ले पा रहे थे। वो अचानक तेजी से सांस लेने लगे थे। सांस की आवाज से विराट का ध्यान उनकी ओर गया। विराट ने अपना हाथ उनके चेस्ट पर रखा और उनके सर को सहलाने लगा। अब वो ऊर्जा और तेजी से उनके पूरे शरीर में घूमने लगी थी। मशीन में वाइब्रेशन बढ़ने लगा था। एक अजीब सी आवाज बाहर गूंज रही थी, जिससे बाहर बैठकर सो रही अंशिका की नींद टूट गई। उसने खिड़की के अंदर झांक कर देखा। विराट उस वक्त ऑक्सीजन मास्क निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मिस्टर मेहरा की आंखें खुल चुकी थीं और वो विराट से कुछ कहना चाहते थे। ये देख अंशिका हैरान रह गई। अंशिका ने तेजी से दरवाजा खोला और विराट को धक्का दिया। उसने अपने पापा को गौर से देखा और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क वापस लगा दिया। अंशिका ने सिक्योरिटी अलार्म बजाया और दौड़ती हुई 2 नर्स आईसीयू के अंदर आ गई। नर्स अपने पेशेंट को चेक कर रही थी। अंशिका हाथ पकड़कर विराट को आईसीयू से बाहर वेटिंग एरिया में ले आई और उस पर बरसने लगी। तुम क्या कहना चाहते थे? तुम मेरे पापा की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? नमक हराम हो तुम। पापा तुमसे कितना प्यार करते थे, भूल गए? पापा की मर्जी को ध्यान में रखकर हम सब ने तुम्हें बर्दाश्त किया है। नहीं अंशिका, वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने उनका मास्क हटाया था। अंशिका कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तब तक डॉक्टर भी आ चुके थे। डॉक्टर मिस्टर मेहरा को चेक करने लगे। दूसरी तरफ इन सारी बातों से अनजान अच्छी तरह से तैयार हुई बेहद खूबसूरत लग रही आन्या ध्रुव के सामने बैठी हुई थी। वो दोनों डिनर कर रहे थे। ध्रुव की नजर तो आन्या पर मानो गड़ सी गई थी। वो बड़े गौर से ऊपर से नीचे तक आन्या को देख रहा था। ध्रुव की आंखें आन्या को कांटे की तरह चुभ रही थी। डिनर तैयार होते ही मैंने सारे स्टाफ को छुट्टी दे दी। आज घर पर कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हूं। ये वक्त सिर्फ हमारा है। अनन्या, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कह सकती हो। देखो ध्रुव, पैसे देकर तुमने मुझ पर एहसान किया है, पर शादी के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। तुमने डिनर पर इनवाइट किया, मैंने डिनर कर लिया। आन्या वॉश बेसिन की ओर बढ़ी और अपने हाथ धोने लगी। ध्रुव ने भी अपनी प्लेट छोड़ दी। वो आन्या के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया और आन्या के साथ ही अपने हाथ धोने लगा। ध्रुव के हाथों का टच फील होते ही आन्या पीछे हट गई। उसने तौलिया लिया और दूर जाकर अपने हाथ सुखाने लगी। ध्रुव ने आगे बढ़कर आन्या से तौलिया लिया और कहा, अब हम आराम से बैठकर बातें कर सकते हैं। वैसे तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा ध्यान तुम्हारे चेहरे से हटने का नाम भी नहीं ले रहा है। ध्रुव, डिनर हो गया है, मुझे घर जाना है और एक बार हॉस्पिटल भी जाना है। तुम क्या मुझे हॉस्पिटल या घर ड्रॉप कर दोगे? आन्या को आज ध्रुव की नीयत सही नहीं लग रही थी। ध्रुव जैसे ही एक कदम आन्या की ओर बढ़ा, आन्या तेजी से दरवाजे की तरफ जाने लगी। ध्रुव ने आन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। आन्या ध्रुव के कंधे से जा लगी। ध्रुव जैसे ही एक कदम आन्या की ओर बढ़ा, आन्या तेजी से दरवाजे की तरफ जाने लगी। ध्रुव ने आन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। आन्या ध्रुव के कंधे से जा लगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर आन्या के पिता की जांच करने में लगे हुए थे। डॉक्टर संजय मेहरा का पल्स देख रहे थे। पल्स देखते हुए वो परेशान हो गए। उन्होंने बाहर आकर अंशिका और विराट से कहा,
मिस्टर मेहरा की पल्स रुक गई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुन अंशिका जोर जोर से रोने लगी, लेकिन विराट ने चीखते हुए कहा, नो, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, आप बकवास कर रहे हैं। विराट, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन ये सच्चाई है। आप झूठ बोल रहे हैं। संजय अंकल के शरीर में पॉइजन है और आप लोग उस पॉइजन को निकाल नहीं पाए हैं। उनका ब्रेन मर रहा है। अगर आपने पॉइजन बाहर निकाल दिया तो वो ठीक हो जाएंगे। पॉइजन? कैसा पॉइजन? विराट, तुम क्या बकवास कर रहे हो? विराट की पॉइजन वाली बात सुनकर डॉक्टर के साथ साथ अंशिका भी हैरान हो गई। अंशिका को तेज गुस्सा आया और वो विराट पर बरस पड़ी। मैंने खुद देखा विराट, तुम अंदर मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तुमने उनका ऑक्सीजन मास्क निकाला और अब अपनी गलती छुपाने के लिए तुम ऊट-पटांग बातें कर रहे हो। मैं अभी दीदी और मॉम को सब कुछ बता दूंगी। अंशिका ने विराट को जोर से धक्का दिया। विराट वैसे भी संजय मेहरा की खबर सुनकर दुखी था। उसके दिमाग की नसें फट रही थी। अंशिका के धक्के देने से वो और नाराज हो गया। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज उभर आया। उसने अंशिका को अपने सामने से हटाया और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर, मेरी बात मानिए, मुझे कोशिश करने दीजिए। मैं संजय अंकल को बचा लूंगा। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, इससे अनजान आन्या ध्रुव के ठीक सामने खड़ी हुई थी। ध्रुव और आन्या के बीच 1 इंच की भी दूरी नहीं थी। आन्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव का हाथ आन्या की कमर पर था। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो चाह कर भी ध्रुव को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ ध्रुव, जो आन्या के नशे में डूबता जा रहा था, आज वो अपनी सारी हदें पार कर देना चाहता था। वो किसी भी हालत में आन्या पर पूरी तरह से काबू करना चाहता था। ध्रुव के होंठ धीरे धीरे आन्या की गर्दन की ओर बढ़ने लगे। आन्या डर गई। बेचैनी में उसने हड़बड़ाते हुए कहा, लीव मी ध्रुव, तुम क्या कर रहे हो? आन्या इतना कहकर ध्रुव को धक्का देते हुए उससे दूर हो गई। आन्या के इस तरह दूर जाने से ध्रुव चिढ़ गया। तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आन्या ने परेशान होकर कहा। ध्रुव देखो, हम बैठकर बात करते हैं। ध्रुव इस वक्त आन्या से दूर नहीं होना चाहता था। आन्या का चेहरा, उसके बाल, उसकी खूबसूरती ध्रुव को अट्रैक्ट कर रही थी और आन्या के पापा का हॉस्पिटल बिल भरकर ध्रुव आन्या पर अपना हक समझने लगा था। ध्रुव ने जब दोबारा से आन्या को कसकर पकड़ लिया, अब इस बार आन्या ने थोड़ा रूढ़ होकर ध्रुव के कंधे को हल्का सा धक्का दिया, जिससे इस बार ध्रुव को तेज गुस्सा आया। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आन्या की कमर से अपना हाथ हटा लिया। वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आन्या तुरंत ध्रुव से 2 फीट दूर हट गई। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सिर पकड़ लिया और धीरे से ध्रुव से कहा, मुझे वक्त चाहिए ध्रुव। मैं जानती हूँ तुमने मुझ पर एहसान किया है, पर प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो। आन्या की आंखों में आंसू देखकर ध्रुव का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। आन्या के पास आया। उसने आन्या के गालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, पर तुम समझो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हें मालूम है आन्या, जब भी मैं किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता हूं तो इस गारंटी के साथ कि मुझे डबल मुनाफा मिलेगा। पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने 5 लाख हॉस्पिटल में लगा दिया और मैं 10 लाख और देने को तैयार हूं। सोचो तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। आन्या रुआसी हो गई। मैं जानती हूँ ध्रुव, पर तुम मेरी परेशानी नहीं समझ रहे। ध्रुव आन्या को समझाने लगा, आन्या लेट मी कंप्लीट इट। मैं तुम्हारे पापा का सारा खर्च उठाने को तैयार हूं, पर तुम हो कि मुझे समझती ही नहीं। तुम्हारा पूरा परिवार भी यही चाहता है, फिर खुद को रोककर उस विराट के नाम पर बैठे रहने का क्या फायदा। इस बार विराट का नाम सुनकर आन्या दुखी हो गई। दुख इस बात का नहीं था कि ध्रुव उसके सामने खड़े हो विराट को कोस रहा था। विराट को तो पिछले 5 साल से हर कोई कोसता था। आन्या को दुख इस बात का था कि विराट में हिम्मत क्यों नहीं थी, विराट कुछ करता क्यों नहीं था। एक पत्नी होने के नाते आन्या को विराट से उम्मीद होनी चाहिए थी, पर उसने कभी विराट से कोई उम्मीद नहीं की, क्योंकि विराट में वो खूबी ही नहीं थी। आन्या अपनी किस्मत को कोस रही थी। आज उसे अपने पापा की सबसे ज्यादा याद आ रही थी, पर आन्या तक अभी ये खबर नहीं पहुंची थी कि आन्या के पापा के साथ क्या कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ विराट जिद पर अड़ा हुआ था। विराट कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था। उसने तो एक नर्स को धक्का भी दे दिया था। ये सब देख अंशिका डर गई। अंशिका ने तुरंत अपनी मां मोहिनी को फोन किया और अस्पताल में चल रही सारी घटना के बारे में बता दिया। पहले तो मोहिनी चीख चीख कर रोने लगी, लेकिन बाद में विराट के बारे में सुनते ही मोहिनी विराट को कोसने लगी और कोसते हुए ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। यहाँ डॉक्टर गुप्ता, जो पिछले 5 साल से संजय मेहरा का इलाज कर रहे थे, उन्होंने अपने हॉस्पिटल में विराट को कई बार देखा था। उन्हें याद था कि विराट कैसे कमजोर दिखाई देता था। आज विराट का चेहरा बदल चुका था। डॉक्टर गुप्ता को विराट के चेहरे पर सच्चाई साफ नजर आ रही थी। न जाने विराट में ऐसा क्या था कि लॉजिक न होते हुए भी, एक डॉक्टर होकर भी वो आम आदमी की बातों पर भरोसा करने लगे थे। उन्होंने विराट के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि संजय मेहरा की बॉडी में पॉइजन है? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें कैसे पता? साफ साफ बताओ। विराट ने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और उन्हें आईसीयू रूम के अंदर ले गया।
जहां संजय मेहरा लेटे हुए थे। डॉक्टर के हिसाब से संजय मेहरा मर चुके थे और विराट के अनुसार उनकी बॉडी में अभी भी जान बाकी थी। एक नर्स भी अंदर जाने लगी तो विराट ने इशारा करके उसे रोक दिया और आईसीयू रूम का दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे में संजय मेहरा, डॉक्टर और सिर्फ विराट थे। डॉक्टर, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मुझे यकीन है कि उनके ब्रेन में एक पॉइजनस स्पॉट है। अगर आप उस स्पॉट को निकाल देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मशीन ऐसा कुछ नहीं बता रही विराट। हमने एक्सरे किया है, हमने सीटी स्कैन भी किया है। सर प्लीज ट्राई तो करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात मान लीजिए। अगर ऐसा है तो मुझे इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। वहां स्कैनिंग होगी तभी कुछ किया जा सकता है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने न जाने क्यों विराट की बात मान ली थी। उन्होंने नर्स को ऑपरेशन थिएटर तैयार करने का ऑर्डर दिया। थिएटर तैयार था। पहली बार डॉक्टर गुप्ता ने किसी आदमी को ऑपरेशन थिएटर के अंदर आने की परमिशन दी थी। डॉक्टर गुप्ता ने विराट से कहा, ऑपरेशन से पहले रिसेप्शन में जाकर बिल भर दो। आप उसकी चिंता मत करिए, अभी संजय अंकल के पास वक्त कम है। मैं हॉस्पिटल बिल्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। ओके। कुछ देर बाद डॉक्टर, एक नर्स और विराट संजय मेहरा के आजू बाजू खड़े थे। चारों ओर बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई थी। अब तक मोहिनी भी बाहर पहुंच चुकी थी। अंशिका ने मोहिनी को सब कुछ बता दिया। मोहिनी हॉस्पिटल स्टाफ पर बरसने लगी। मोहिनी ने चीखते हुए बाहर खड़ी नर्स से कहा, अरे निकालिए उस निकम्मे को, ये मेरे पति की जान ले लेगा। लेकिन सब ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंच चुके थे। मोहिनी ने तुरंत आन्या को फोन किया। वहीं दूसरी तरफ आन्या और ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। ध्रुव ने आन्या का हाथ पकड़ रखा था। ध्रुव उसे बार बार समझा रहा था। उसकी नजर आन्या की गर्दन पर थी। ध्रुव की उंगलियां अपने आप आन्या की गर्दन पर चली गईं। ध्रुव ने बड़े प्यार से कहा, बुरा मत मानो आन्या, अब इस पर्दे की कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए 5 साल इंतजार किया है, किसी से शादी नहीं की। अब बस मैं और इंतजार नहीं कर सकता और तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। ये कह ध्रुव आन्या की तरफ आगे बढ़ने लगा। आन्या समझ गई कि ध्रुव उसे किस करने की कोशिश कर रहा है। आन्या ध्रुव से बदतमीजी नहीं कर सकती थी, वो मजबूर थी। ना चाहते हुए भी आन्या ध्रुव को रोक नहीं पा रही थी, पर इस बार आन्या की किस्मत ने उसका साथ दिया। आन्या का फोन बज उठा। आन्या को ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसने ध्रुव का हाथ हटाया और हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ी हो गई। मोहिनी का फोन नंबर स्क्रीन पर देखकर वो खुश हो गई। उसने तुरंत फोन उठाया, लेकिन आन्या ने जो सुना वो सुनकर उसके कदम अपने आप घर से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर के अंदर विराट अब अजीब सी हरकतें करने लगा था। उसने डॉक्टर की ओर देखा जो संजय मेहरा की ब्रेन स्कैनिंग में लगे हुए थे और सामने लगी डिजिटल स्क्रीन को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें स्क्रीन में किसी भी तरह की क्लॉटिंग या कोई पॉइजन कुछ भी नजर नहीं आया। विराट ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर आपको कुछ मिला क्या? डॉक्टर परेशान हो विराट को समझाने लगे। विराट, मुझे लगता है संजय मेहरा जी की डेड बॉडी को नहीं, तुम्हारे दिमाग को इलाज की जरूरत है। तुम बेवजह हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मोहिनी जी और आन्या को बुलाओ और उन्हें बताओ कि आन्या के पिता गुजर गए हैं। विराट ने गुस्से में कहा, आपसे कहा ना, आप बकवास मत कीजिए। संजय मेहरा की मरने की बात सुनकर विराट का दिमाग खराब हो गया। अब उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था। उसके सिर की नसें वैसे भी फटने लगी थी। उसने तेजी से आगे बढ़कर डॉक्टर और नर्स के गले के पास की नसों को अपने दोनों हाथों से छुआ। उसके छूते ही डॉक्टर और नर्स दोनों बेहोश हो गए और विराट के कंधे से जा लगे। विराट ने बड़ी सावधानी से दोनों को जमीन पर लेटा दिया। विराट ने संजय मेहरा की बॉडी पर लगी सारी पाइप्स को निकालकर दूर हटा दिया और उसके सर पर अपना हाथ रख मंत्र बोलने लगा। एक ऐसा मंत्र जो कभी किसी ने उसे सिखाया नहीं था। वो मंत्र उसके कानों में पढ़ रहे थे। अगर इस वक्त विराट कॉन्शियस होता तो शायद उसे मंत्रों का मतलब भी समझ नहीं आता, पर वो मंत्र ऐसे पढ़ रहा था जैसे उसका बहुत बड़ा ज्ञाता हो, और मंत्र पढ़ते पढ़ते वो उनके पूरे शरीर पर अपनी उंगलियों को घुमा रहा था। विराट की आंखें चमकने लगी थीं। विराट के हाथ कुछ अलग अंदाज में घूम रहे थे। उसका चेहरा सख्त हो गया था। आंखें सिर्फ संजय मेहरा पर टिकी हुई थीं। आसपास का माहौल कुछ बदल सा गया था। मंत्रों की आवाज पूरे ऑपरेशन थिएटर में गूंज रही थी। दूसरी तरफ ध्रुव और आन्या एक साथ हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे। आन्या को रोते देख ध्रुव समझ गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है। उसने आन्या से कुछ नहीं पूछा। वो तेजी से ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। उसके साथ ही आन्या भी मौजूद थी। आन्या और ध्रुव थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंच गए। वो तुरंत उस कॉरिडोर पर पहुंचे जहां आन्या की मां मोहिनी और अंशिका मौजूद थे। आन्या के आते ही अंशिका आन्या के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए आन्या के सामने सारी बात रख दी। विराट ने कुछ तो किया है, वरना शायद पापा की जान नहीं जाती। और अभी भी वो उन्हें जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर ले गया है। वो डॉक्टर पर हुक्म चला रहा है।
अपनी मनमानी कर रहा है। आपने उसे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। डॉक्टर कह रहे थे कि पापा अब नहीं रहे और उसके बाद भी उन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आन्या और ध्रुव दोनों अंशिका की बात सुनकर हैरान थे। आन्या के आंसू फिर छलकने लगे थे। वहीं ध्रुव विराट का नाम सुनते ही गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। मोहिनी ने भी ध्रुव की तरफ देखकर बड़बड़ाते हुए कहा, ये निकम्मा विराट जिंदगी का नासूर बन गया है। न जान छोड़ता है न जिंदगी जीने देता है। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं इस विराट को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आन्या सबको इग्नोर करती हुई ऑपरेशन थिएटर के पास गई और खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश करने लगी। उसने दरवाजा खोलने की भी कोशिश की पर दरवाजा अंदर से बंद था। इधर विराट का इलाज लगभग पूरा हो चुका था। संजय मेहरा होश में तो नहीं आए थे पर वो बिना ऑक्सीजन मास्क के गहरी सांस ले रहे थे। उनके चेहरे की चमक वापस लौट आई थी। वो अब किसी डेड बॉडी की तरह नहीं, किसी सोते हुए इंसान की तरह लग रहे थे। ये देख विराट के चेहरे पर तसल्ली भरी मुस्कान छा गई। उसने बड़े प्यार से संजय मेहरा के सर को सहलाया और धीरे से कहा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद विराट ने डॉक्टर और नर्स को जमीन पर पड़े देखा और धीरे से जाकर उन दोनों के गले की उन्हीं नस पर अपनी दोनों उंगलियां रख दी। डॉक्टर और नर्स धीरे धीरे होश में आने लगे। ये देख विराट साइड में लगे चेयर पर बैठ गया। डॉक्टर और नर्स होश में आकर उठते ही खड़े हुए और आसपास नजर घुमाकर देखने लगे। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने विराट को देखकर पूछा, क्या हुआ था विराट? मेरा सर भारी क्यों हो रहा है? कुछ नहीं डॉक्टर, आपने संजय अंकल की जान बचा ली। जान बचा ली मतलब? डॉक्टर की नजर संजय मेहरा पर गई जो बिना ऑक्सीजन मास्क के भी लंबी लंबी और गहरी सांसें ले रहे थे। डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वहीं उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी भी हो गई। वो सभी मशीन्स को गौर से देखने लगे। सारी मशीन्स संजय मेहरा के ठीक होने की कहानी कह रहे थे। डॉक्टर ने नर्स से कहा, हमने क्या किया मुझे नहीं मालूम पर अपने 20 साल के करियर में मैंने ऐसा मैजिक कभी नहीं देखा। डॉक्टर को खुशी के साथ साथ विराट पर शक भी हो रहा था। सच सच बताओ विराट, तुमने क्या किया? नॉर्मल हो चुके विराट ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं डॉक्टर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। वो अंशिका जबरदस्ती मुझ पर इल्जाम लगा रही है। विराट की हड़बड़ाती और लड़खड़ाती आवाज देख डॉक्टर और नर्स हैरान रह गए क्योंकि कुछ समय पहले तक विराट बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। डॉक्टर दरवाजा खोलकर बाहर आए। उनके आते ही आन्या ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। डॉक्टर, क्या हुआ पापा को? किस बात का ऑपरेशन? सॉरी आन्या, तुम्हें बताने का वक्त नहीं था। हमें जल्दी एक्शन लेना पड़ा। डॉक्टर, अब पापा कैसे हैं? तुम्हारे पापा खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर की बात सुनकर आन्या इतनी खुश हो गई कि डॉक्टर के गले से लग गई। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। क्या मैं पापा से मिल सकती हूँ? नहीं आन्या, अभी वो बेहोश हैं, थोड़ी देर बाद। ओके डॉक्टर। ये सब सुन मोहिनी और अंशिका भी एक दूसरे के गले लग गए। इतने में विराट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। उसके आते ही ध्रुव ने जोर से उसके जबड़े पर एक पंच मारा। विराट जमीन पर गिर गया। विराट को भी तेज गुस्सा आया। उसके चेहरे के हाव भाव फिर से बदलने लगे। वो उठकर खड़ा हुआ और उसने इस बार ध्रुव को पलटकर जोर का एक पंच मारा और ध्रुव करीब 20 फीट आगे कॉरिडोर की आखिरी दीवार से जाकर टकराया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मानो आंधी में कोई उड़ गया हो। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सब हैरानी से विराट को देख रहे थे। वहीं विराट हैरानी से अपने हाथों को देख रहा था। ध्रुव के सिर से खून बहने लगा था। ये देख मोहिनी और अंशिका की चीख निकल गई। आन्या भी परेशान हो गई। मोहिनी, अंशिका और आन्या परेशान होकर तेजी से ध्रुव की तरफ गए। मोहिनी ध्रुव की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मोहिनी ने परेशानी में ध्रुव से पूछा, ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना बेटा? ध्रुव? ध्रुव ने मोहिनी की ओर इशारा किया, मानो कहना चाहता है वो अभी जिंदा है। ध्रुव के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ नजर आ रही थी। ध्रुव ने आन्या का हाथ पकड़कर खड़े होने की कोशिश की। अब ध्रुव की आंखों के सामने अंधेरा भी छाने लगा था। ध्रुव को सहारा देती आन्या के हाथों में ध्रुव का खून लग गया था। खून तेजी से बह रहा था। ध्रुव बेहोश हो गया और आन्या के कंधे पर उसने अपना सर रख दिया। ये देख आन्या की चीख निकल गई। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। डॉक्टर! ध्रुव की यह हालत देख आन्या की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और वार्ड बॉय ने ध्रुव को सहारा दिया और उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर सीधे ऑपरेशन थिएटर की ओर ले गए। विराट अभी भी उस दरवाजे के सामने खड़ा था जिसके अंदर संजय मेहरा मौजूद थे। मोहिनी विराट को देखकर बौखला उठी। मोहिनी तेजी से चलती हुई विराट के पास गई और विराट पर बरसने लगी। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ध्रुव पर हाथ उठाने की? और तुमने मेरे पति को हाथ कैसे लगाया? मोहिनी बड़बड़ाती जा रही थी। विराट ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। विराट मोहिनी के कंधे को धक्का देता हुआ आगे बढ़ गया। विराट आन्या की ओर जा रहा था जो खुद उसकी ओर ही आ रही थी। आन्या दूर से विराट को गौर से देख रही थी। विराट के चेहरे के हाव भाव के साथ उसका रंग रूप भी कुछ बदल सा गया था। विराट के नजदीक पहुंचकर आन्या ने धीरे से उसके चेहरे की तरफ अपनी उंगलियां बढ़ाई और अपनी शांत आवाज में कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? विराट ने मुस्कुराते हुए आन्या से कहा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ।
और देखो अब संजय अंकल भी ठीक हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। विराट के मुंह से संजय मेहरा की बात सुन आन्या ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ी। इस वक्त संजय मेहरा को 2 नर्स और वार्ड बॉय स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल रहे थे। आन्या ने हड़बड़ाते हुए उन दोनों से पूछा। उसके साथ विराट भी खड़ा था। आप सब कहाँ ले जा रहे हैं पापा को? वो ठीक तो है ना? नर्स ने आन्या को तसल्ली देते हुए समझाने की कोशिश की। बिल्कुल मैम, आपके पापा ठीक हैं। बस इन्हें वापस आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। अपने पापा को देख आन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो अपना हाथ बढ़ा उन्हें छूने लगी तो नर्स ने इशारे से आन्या को रोक दिया। नर्स ने अपनी सख्त आवाज में इंस्ट्रक्शन दिया। अभी आप इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। 2 घंटे ये अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। विराट ने आन्या के कंधे को सहलाते हुए धीरे से कहा, वो ठीक है, अब तुम चिंता मत करो। हॉस्पिटल के एक ही कॉरिडोर से लगे चंद कमरों के बीच विराट ने आज इतना कुछ कर दिया था कि आन्या को भरोसा ही नहीं हो रहा था। जो कुछ अंशिका ने विराट को लेकर बताया और जो आन्या ने खुद अपनी आंखों से देखा, आन्या विराट को देख बड़बड़ाने लगी। तुम तो एक कॉकरोच नहीं मार पाते। तुमने ध्रुव को इतनी जोर से पंच मार दिया, कैसे? विराट के पास आन्या की इन बातों का कोई जवाब नहीं था, पर आन्या को सुकून में देखकर विराट को खुशी हो रही थी। उसने आन्या के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुराने लगा। आन्या तो ध्रुव को जैसे भूल ही गई थी। मोहिनी और अंशिका उस मिनी ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़ी थी, जहां एक दूसरा डॉक्टर ध्रुव का इलाज कर रहा था। मोहिनी की नजर आन्या पर पड़ी और वो बौखला गई। तेजी से मोहिनी आन्या और विराट के पास गई। क्या कर रही हो आन्या? ये आदमी तुम्हारे पापा की जान लेने की कोशिश कर रहा था। जिसने हम पर एहसान किया उसे भी इस निकम्मे ने घायल कर दिया। ध्रुव को होश आएगा तो क्या वो आगे हमारी मदद करेगा? और तुम इसके सामने खड़ी हो। मोहिनी की बात सुन आन्या भी परेशान हो गई। चाहे उसके पापा ठीक हो गए थे, पर अभी भी आन्या के पूरे परिवार पर कर्ज का बोझ था। मोहिनी ने आन्या का हाथ पकड़ा और अंशिका की ओर ले गई। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उस पर किसी की नजर गड़ी हुई थी, जिससे सब अनजान थे। डॉक्टर गुप्ता के बगल में खड़ी एक लड़की बड़े गौर से विराट को देख रही थी। डॉक्टर गुप्ता की नजरें भी विराट की ओर ही थी। उस लड़की का नाम था माया। माया की बड़ी बड़ी आंखें विराट को घूर रही थीं। उसने डॉक्टर गुप्ता की तरफ देखा और बड़ी हैरानी के साथ कहा, गुप्ता अंकल, अगर आपका पेशेंट संजय मेहरा ठीक हो सकता है तो क्या मेरे दादाजी भी ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर गुप्ता विराट की ओर देख रहे थे। उन्होंने माया से कुछ कहा तो नहीं, पर उनकी नजरें माया से कह रही थी कि शायद विराट ही वो शख्स है जो माया के दादाजी को ठीक कर सकता था। माया ने फिर कहा, अंकल, मैं दादाजी को खोना नहीं चाहती। हमने क्या कुछ नहीं किया। दुनिया के हर कोने से बेस्ट एक्सपर्ट और डॉक्टर को बुला लिया, हर तरह की एडवाइस ले ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 6 साल से मेरे दादाजी कोमा में हैं। डॉक्टर गुप्ता माया को समझाने लगे। जानता हूँ माया, वही सोच रहा हूँ। आज संजय मेहरा के साथ जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल नहीं था। साइंस भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने खुद उन्हें डेड मान लिया था। माया ने खुश होते हुए कहा, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में उम्मीद की किरण जाग गई हो। बताइए, हम क्या कर सकते हैं? माया और डॉक्टर गुप्ता दोनों की नजर विराट पर टिकी हुई थी। डॉक्टर गुप्ता ने माया को सब कुछ बता दिया, पर डॉक्टर गुप्ता को कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते थे। ये तुम्हारे दादाजी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया कि आज जो कुछ भी हुआ वो किसी मैजिक से कम नहीं है, और मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। मैं इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करूंगा, फिर हम इस पर बात करेंगे। गुप्ता अंकल, आपको जो करना है कीजिए। मुझे पैसे की परवाह नहीं, मुझे परवाह है तो सिर्फ अपने दादाजी की। माया की नजर विराट पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में विराट को लेकर उम्मीदें साफ नजर आ रही थी। वो चुपचाप उसी कॉरिडोर से चलती हुई हॉस्पिटल के बाहर जाने लगी। इधर आज की रात सबके लिए बहुत टेंशन भरी थी। मोहिनी, अंशिका और आन्या ऑपरेशन थिएटर के ठीक सामने वेटिंग एरिया में एक साथ बैठे हुए थे। मोहिनी ने परेशान होते हुए आन्या से कहा, आधा घंटा हो गया, डॉक्टर बाहर नहीं आए, कुछ बताया भी नहीं। ध्रुव ठीक तो होगा ना? आन्या मोहिनी को हिम्मत देने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोहिनी विराट पर नाराज थी। मोहिनी ने आन्या से कहा, एक ध्रुव का ही तो सहारा था। तुम्हें पता है, रिसेप्शनिस्ट ने मुझे टोटल 20 लाख रुपए का बिल दिया है। अगर ध्रुव ठीक नहीं हुआ तो हम ये पैसे कहाँ से जमा करेंगे? आन्या की नजर विराट की ओर गई। अब उसे भी विराट पर गुस्सा आ रहा था। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। सबकी सवाल भरी नजरें डॉक्टर की ओर ही थी। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मिस्टर ध्रुव को चोट तो लगी है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। बस कुछ दिन उनका ख्याल रखना होगा, वो जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। आन्या खुश हो गई। डॉक्टर, क्या हम ध्रुव से मिल सकते हैं? 2 घंटे बाद वो वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर मिल लीजिएगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से निकल गए। ध्रुव के ठीक होने की बात सुनकर मोहिनी, अंशिका और आन्या भी खुश हो गए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई, चाहे आज का दिन कितना भी हेक्टिक क्यों न रहा हो। आखिरकार संजय मेहरा और ध्रुव दोनों की ओर से तसल्ली भरी खबर मिली थी। उस दिन वो लोग पूरी रात व्यस्त व्यस्त हॉस्पिटल में रह गए थे, मगर सब खुश थे कि तभी आन्या का फोन बज उठा। सुबह के 3 बजने वाले थे। आन्या ने हैरान होकर फोन उठाया। हेलो। फोन पर सामने वाले ने जो कुछ भी कहा
आन्या के हाथों से फोन नीचे गिर गया। उसे ऐसा लगा जैसे मानो उसकी दुनिया लुट गई हो। वो धड़ाम से चेयर पर बैठ गई। अपना सिर पकड़ वो फूट फूट कर रोने Subscribe to लगी। my channel.